अंतिमबाजी में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और मैं हूं मिहिर भट्ट। आज इस घंटे का आखिरी जो कारोबारी ट्रेड है वो होने वाला है, लेकिन सुबह से काफ़ी एक्शन पैक्ड रहा है पूरा ही दिन मार्केट के लिए अभी तक। और जो सेबी, मैं कहूँगा डिम्पी, सेबी की जो सर्जिकल स्ट्राइक है जो कि सुबह सुबह हुई बाजार खुलने से 331 तोपें ठोक दी गई। 331 तो उसका जो खामियाजा है वो बाकी बाजार ने भी भुगता है आज। क्या 70 अंकों की गिरावट के साथ अभी है निफ्टी। हेडलाइंस के साथ शुरुआत कर रहे हैं बाजार में और क्या क्या हो रहा है, आगे की तैयारी इसी कार्यक्रम में। तो आज का दिन कह सकते हैं पूरी तरह से मंगलवार है, लेकिन अमंगल हुआ है बाजार के अंदर। 330 कंपनियां, 31 कंपनी जिनके नाम आए हैं, उसने बाजार को थोड़ा सा आज मुश्किल में डाल दिया। ये अलग किस्म की मुश्किल है मिहिर, जो मार्केट के पास नहीं थी इससे पहले। अर्निंग्स चल रही थी और सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसे चलता है, लेकिन ये ऐसी चीज थी जो कि बाजार भांप ही नहीं रहा था और एकदम से आ गई। रात को सेबी का फैसला, हमने जो कई एनालिस्ट से बात भी की ना, वो कह रहे थे कठोर फैसला है, उनको T2D कैटेगरी में आपने डाल दिया, एकदम से बैन कर दिया। ऐसे नहीं करना चाहिए था, एक बार शायद थोड़ा उनको पहले आप कुछ और समय देते। एक्चुअली डिम्पे, इसमें एक चीज़ ये भी है कि ये जो सब 331 कंपनीज हैं, उन सब में जो जांच है वो अलग अलग स्टेज में चल रही है। हाँ। अब वो कौन सी जांच किस कंपनी की कब खत्म होगी ये तो पता है नहीं किसी को। तो उसमें होता क्या है कि कल उठ के अगर कुछ हो जाए, कोई कंपनी जो है वो अचानक से गायब हो जाए, दिवालिया हो जाए, तब फिर ये शिकायत उठती है कि पहले क्यों आपने कदम नहीं उठाया। अगर आप जांच कर रहे थे तो आपने पहले क्यों उस कंपनी पे ट्रेड बंद नहीं करवाया, आपने ये होने दिया वो होने दिया, ये सारा। पर हाँ, ये चीज सही है कि जो डेफिनेशन है जो कि एमसी की तरफ से कहा जा रहा है शेल की, उसे लेकर डेफिनेटली आप डिबेट कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। वो डिबेटेबल है, लेकिन बाजार के अंदर आज एक डिबेट बिल्कुल नहीं हो रही है। आज बाजार थोड़ा कमजोर है और ये बड़ी बातें हैं, हमने सारी छांट ली हैं, आपके सामने रखते हैं। आज बाजार गिरावट के मूड में है, 10,000 के ऊपर टिक पाना ही अपने आप में मुश्किल हो रहा है। अटेम्प्ट लिया मार्केट ने, लेकिन टिक पाना मुश्किल है। सिमी भौमिक थोड़ी देर पहले हमारे साथ थी, वो कह रहे थे अगर बाजार एक बार टिक जाए तो शायद कवरिंग भी आएगी, लेकिन पहले टिकाई है 10,000 के ऊपर। 331 शेल कंपनियों के सर्जिकल स्ट्राइक आज मार्केट पर दिखी रही है, उसने बाजार के आज मूड को खराब कर दिया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो दिखी कि 4 महीने की ऊंचाई पर इंडिया विक्स से आज 6% उछल गया। सुबह 4% ऊपर था, हमने आपको सुबह ही आगाह किया था कि विक्स का बढ़ना बाजार के लिए शुभ संकेत नहीं है। कल भले ही चंद्र ग्रहण था, लेकिन आज विक्स का ग्रहण भी बाजार पे लग गया है और ये पूरी तरह से असर भी दिखा रहा है। OMCs, बैंकिंग, ये कुछ एक ऐसे शेयर्स हैं जहां पे आज बिकवाली है। चीनी कंपनीज की आज मिठास पूरी तरह से गुम है। आज सबसे ज्यादा टूटने वाली ही चीनी कंपनीज है। इस गिरते बाजार में मेटल ने अपने आप को थोड़ा सा थामा हुआ है। सिर्फ एक मेटल वाला सेगमेंट देखें तो आपको लगेगा बाजार में कुछ नहीं है, इसको छोड़ दें तो लगेगा बाजार में बहुत कुछ हो गया है। बिल्कुल। चलिए, अब इस बीच हमारे जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। किरण जाधव हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही कुछ और जानकार हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस समय 9989 पर है निफ्टी। किरण, अब ये जो 9980, 9988 या फिर 9950, ये वाला ये जो रेंज है ना, इसके लिए मार्केट सेंसिटिव है और आज सपोर्ट तो ले लिया है मार्केट ने, लेकिन क्या हम आज जिस तरह का ट्रेड हुआ है उसके बाद आप कन्विक्शन के साथ ये कह सकते हैं कि निफ्टी डिफेंड कर जाएगा 9950 को? जी, वेरी गुड आफ्टरनून। मेरा मानना है कि जो हमने आज क्रैक देखा है, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ देखा है और वर्टिकल क्रैक देखा है। जब भी कभी ऐसा होता है तो ये इंटरमीडिएट टॉप बन जाता है और फिर हमें इंटरमीडिएट करेक्शन चालू होते हैं देख रहे हैं। हालांकि जैसे आपने कहा 9980 एक अहम लेवल है, पर मेरे लिए साइकोलॉजिकल लेवल 10,000 है। उसके नीचे अगर क्लोज देता है तो बहुत खराब है। कल भी आप ही के चैनल पे दोपहर को मैं बात कर रहा था तो 10,050 मेरा अहम लेवल था। अगर ये निकल जाता है तो मैंने कहा था आपको स्लाइड देखने को मिलेगी, यही हो रहा है। और इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि ये 9980 के लेवल निकल जाए और फिर निचले स्तर देखने में मिल जाने चाहिए। और ये करेक्शन जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। मेरा ये मानना नहीं है कि इधर से कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। हाँ, बिल्कुल 200-250 पॉइंट की करेक्शन देखने को मिल जानी चाहिए जो कि हेल्दी होगी। तो एक बार ये जो सबका मानना है 9980 का अहम लेवल है, ये एक बार निकल जाए तो आपको इजीली हम 200-250 पॉइंट की करेक्शन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आज का जो पूरी तरह से फ्लेवर है वो यही है, शेल कंपनीज और कर्ज वाली कंपनियां। लेकिन आज चीनी के शेयर्स भी टूटे हैं। एक बार आप द्वारकेश शुगर को दिखाइए, जिसके अभी अभी नंबर्स आए, नंबर्स ठीक नहीं है। शेयर ने 10% नीचे का गोता लगा दिया। ये शेयर इस समय 74 रुपए नीचे है।
ये 10% नीचे आ गया है और इस सर्किट पे लॉक भी हो गया होगा। और ये शेयर्स नंबर्स के बाद तो पूरी तरह से धराशायी होता हुआ दिख रहा है। ये शेयर्स के अंदर तेज नुकसान है। बलरामपुर चीनी भी दिखा सकते हैं, और भी कई कंपनीज है जो शुगर के हैं, आज बिल्कुल भी नहीं चल रहे। इन सभी शेयर्स के अंदर कहीं ना कहीं नुकसान है। किरण, जरा टेक्निकली देखेंगे बलरामपुर चीनी का नियर बाय सपोर्ट क्या है, एक ही शेयर देख के बताइए, क्योंकि ये थोड़ा सा एक तो कन्विक्शन वाला शेयर भी है, थोड़ा वायदा के अंदर भी इसका मूव है, तो इसी के बारे में बताइए। बलरामपुर चीनी का कहाँ पे सपोर्ट है? बलरामपुर का नेक्स्ट सपोर्ट 162 के करीब आता है और यही एक बार देखने में मिल जाना चाहिए। अभी एक छोटा सा सपोर्ट 169 है, अभी मैं बेचने के लिए नहीं कहूंगा। 170 रुपीज 30 पैसे पे ट्रेड करता है। एक बार 169 के नीचे ट्रेड करना चालू कर देगा तो 164 162 के लेवल जरूर देखने मिल जाने चाहिए। इस ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस 173 का रखना चाहिए, यानी 3-4 रुपए का रिस्क और 8-1 रुपए का मुनाफा, ऐसा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहेगा। ठीक है, एक बार बेचा जा सकता है 173 का स्टॉप लॉस के साथ इसको बेचा जा सकता है। सिद्धार्थ सिदानी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आनंद राठी सिक्योरिटीज से। सिद्धार्थ, आपके क्लाइंट्स क्या कर रहे हैं आज, जब सुबह सुबह आपको ही पता लगा कि ये 331 कंपनी पे कामकाज होगा नहीं, क्लाइंट्स के फोन आ रहे थे, तो आपसे वो क्या कह रहे थे, आप उनको क्या समझा रहे थे? देखिए, इस जो 131 कंपनी जो जारी हुई है और जिस हिसाब से बाहर आया है, और जो क्लाइंट इसमें अगर इन्वेस्टेड है, हालांकि हमें बहुत कम फ़ोन आए हैं इस पूरी प्रक्रिया में, बट अगर आए हैं तो इसे एक वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी रहेगी। किस हिसाब से आगे का मूव रहेगा, यही देखने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। खैर चलिए, ये तो देखने के लिए आगे देखना होगा, लेकिन फिलहाल हकीकत तो यही है कि आप अगर ये कंपनी में आप कहीं पर हैं, फंस गए हैं, तो आपके पास हर महीने बस एक विंडो खुलेगी। पहला सोमवार होगा जिस दिन आप जो भी करना चाहे इस कंपनी में ट्रेड, और ट्रेड होगा भी क्या, आप ज्यादातर इसमें ऑफलोड ही करना चाहोगे। व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि ये 331 कंपनीज में कई ऐसी कंपनीज हैं जहां पर म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टेड हैं, LIC जैसी बड़ी इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टेड हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड हैं, और कई कंपनीज ऐसी हैं जिस पर कई ब्रोकरेज हाउसेस की बाय कॉल्स भी थी। So you know that's the interesting part. Yes. ये कौन सी कंपनीज हैं, एटलीस्ट जो टॉप कंपनीज हैं ऐसी, वो एक बार जान लेते हैं। सुमित हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, बताइए जो फाइन प्रिंट है इन 331 कंपनीज की, वो क्या है? शुक्रिया मेहर। सबसे पहले तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ ही शुरुआत करते हैं। पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि ये जो 331 कंपनियां हैं, इनमें से 166 कंपनियों पे पहले ही बैन लगा हुआ था। 165 कंपनियां आज शामिल हुई हैं जिनके ऊपर नया अब सेबी की तरफ से बैन आ गया है। इसके अलावा ज़्यादातर सभी कंपनियां, अगर आप लिस्ट को पूरी को देखेंगे तो इसमें से मेजरली 40% से ज़्यादा कंपनियां पश्चिम बंगाल की हैं, और मेजरली एक ही एरियाज हैं जहां पे सारी कंपनियां, ज़्यादातर कंपनियां हैं। तो ये पश्चिम बंगाली कंपनियां हैं। तो स्टेट वाइज कंसेंट्रेशन ये कहता है। इंफ्रा, मेटल और कुछ ब्रोकरेज हाउसेज, ये तीनों ऐसे सेक्टर है जहां पे सबसे ज़्यादा ये कंपनियां हैं। अगर पूरे इसका बिजनेस मॉडल, बिजनेस देखें इन सभी कंपनियों का, तो या तो इंफ्रा की हैं, या मेटल की हैं, या कुछ ब्रोकरेज हाउसेज हैं। तो इस तरह की कंपनियां ज़्यादातर को शामिल किया गया है। कुछ कंपनियों में राज्य सरकार की भी हिस्सेदारी है। कोई भी कंपनी सरकारी नहीं है, लेकिन एक दो कंपनियां ऐसी जिनके अंदर राज्य सरकार का भी स्टेक है, माइनॉरिटी स्टेक है, लेकिन स्टेक जरूर है। और सबसे ज्यादा क्रूशियल चीज यही, कुछ कंपनियों में, मिसाल के तौर पे अगर आप देखें, कुछ कंपनियों की प्रमोटर के ऊपर बैन लगा है, लेकिन उनकी जो सब्सिडरी है वो लिस्टेड है और उसमें कामकाज भी हो रहा है, उसके ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, वहां पर आज भी कामकाज हो रहा है। तो ये एक आध दो कंपनियां हैं जिसमें ऐसा भी होता हुआ दिखाई पड़ा है। अब रही बात कुछ बड़े इन्वेस्टर्स की, मिसाल के तौर पर प्रकाश इंडस्ट्री सबसे पहला नाम है। बिग बुल, बाजार के जो जाने माने नाम है, राकेश झुंझुनवाला, उनकी करीब 1% हिस्सेदारी इस कंपनी के अंदर है। अकेले वही नहीं है, BNP पारिबा की भी कंपनी के अंदर करीब 3-3.5% के आसपास की हिस्सेदारी है। तो अगर खाली प्रकाश इंडस्ट्री का ही नाम देखें तो ये दो बड़े दिग्गज निवेशक कंपनी के अंदर है। जय कुमार इंफ्रा में गोल्डमैन सैक का स्टेक है, करीब 3.5% स्टेक वो कंपनी के अंदर होल्ड करते हैं। तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट उनका भी है। और जय कुमार इंफ्रा जैसे बड़े नाम के अंदर, ये जिसे शेल कंपनी के तौर पर रखा गया, उसमें उनका स्टेक है। SQS BFSI, सुबह कंपनी ने क्लेरिफिकेशन भी दिया था, 1.5% इंडिया इन्फोलाइन यहां पर स्टेक ओन करता है इस कंपनी के अंदर, अपनी अपनी अलग अलग जो स्कीम्स है उसके अकॉर्डिंग। पिंक एंड स्पिरिट में एक्सिस बैंक का करीब 1% के आसपास का स्टेक है। तो अगर कोई भी दिक्कत आती है तो वो कैसे इसमें से एग्जिट करेंगे, काफी क्रूशियल होगा देखना। पार्श्वनाथ, दो नाम है, एक है रैली गियर का करीब 1% स्टेक है, और आनंद राठी भी रफली 2% के आसपास का स्टेक यहाँ पे ओन करता है अपनी अलग अलग स्कीम्स के जरिए। तो ये दो बड़े निवेशक इस कंपनी के अंदर है। असम कंपनी में एस्टॉनिशिंग फैक्ट है कि LIC का भी स्टेक है, 2% LIC इसमें स्टेक ओन करता है। हालांकि स्टेक
ओवर पीरियड ऑफ टाइम घटाया गया है, लेकिन अभी भी 2% स्टेक उनका इसके अंदर है। तो कैसे LIC एग्जिट करेगा, क्रूशियल रहेगा देखना। रसोइया प्रोटीन में रेलिगेयर और आईडीबीआई 6% स्टेक ओन करता है। तो अगर ये पैसा डूबा तो आईडीबीआई बैंक के लिए कितना बड़ा कंसर्न होगा, ये भी देखना होगा। रेलिगेयर जो कि पहले भी कई जगहों पे कई कंपनी में उनका नाम आ चुका है, तो वो एक और बड़ा नाम है जो कि इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा स्पेशलिटी पेपर के अंदर रेलिगेयर फिर से शामिल है और पीएल का भी यहाँ पे 1% के आसपास स्टेक है। तो ये दो बड़े जो फंड हाउसेज हैं उनका स्टेक इस कंपनी के अंदर है। एक अहम नंबर जो है वो मार्ग लिमिटेड में है। अगर आप इस शेयर को देखेंगे तो इसमें आईसीआईसीआई बैंक का करीब 2% स्टेक है और साथ साथ सिंडिकेट बैंक का भी रफली 3% स्टेक है। तो ये दो और ऐसे बैंक आ गए जो कि इस लिस्ट के अंदर शामिल हैं, जिनका भी यहाँ पर करीब 4% स्टेक है। और आखिरी में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है उड़ीसा स्पोंज को लेकर। दरअसल यहाँ पर उड़ीसा सरकार की हिस्सेदारी है उनकी एक कंपनी के जरिए करीब 5% स्टेक उड़ीसा सरकार जो है वो ओन करती है। तो राज्य सरकार की भी हिस्सेदारी है एक कंपनी के अंदर। अगर इस कंपनी में कारोबार बंद होता है तो वो कैसे स्टेक निकालेंगे, ये अपने आप में जानना इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप देखिए जिस तरह के इंस्टीट्यूशंस के स्टेक है, LIC का नाम भी है, बैंक, आईसीआईसीआई, LIC में वही कह रहा था ना कि ये अभी के लिए तो क्या है, आई थिंक इसमें से ना गोइंग फॉरवर्ड कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा सेबी को। बिकॉज आप इतनी बड़ी मतलब इनडायरेक्टली व्हाट यू आर सेइंग इज कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इन्होंने भी अपना दिमाग नहीं लगाया और किसी भी कंपनी में जाके कर लिया। तो मुझे लग रहा है कि वो जो डेफिनेशन दी हुई है ना शेल कंपनीज की, वो ही रिवाइज हो सकती है। और वो रिवाइज हुई तो अपने आप इसमें से कुछ कंपनीज हैं जो कि बैन से बाहर भी आ सकती हैं। हो सकता है उनको लिटिगेशंस में भी जाना पड़े, लीगल में जाना पड़े। अब देखिए वैसे भी एमसीए की रिपोर्ट के आधार पे है, तो जरूरी नहीं है आप सैट में चैलेंज करें सेबी के आदेश को, बिकॉज सेबी के आदेश का आधार जो है वो एमसीए की रिपोर्ट है। अब आप एमसीए के खिलाफ जा सकते हैं हाई कोर्ट में अगर आप चाहें तो, कि भाई हमें क्यों शामिल किया गया है इसमें, वो हो सकता है। खैर हमने जो सेबी के भूतपूर्व अधिकारी हैं JN गुप्ता, उनसे बात की, एक बार सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। कोई भी मिशन जैसे बोल सकते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट को क्लीन करना है, सेफ बनाना है, तो हम कभी भी इस सिचुएशन पे नहीं पहुंचेंगे बोले कि हाँ आज मेरा स्टॉक मार्केट बिल्कुल सेफ हो गया, इसके बाद हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमेशा नए नए चैलेंजेस आते रहेंगे, नई नई प्रॉब्लम्स आती रहेंगी और उसको टैकल करना है। यही लॉ मेकर का ड्यूटी है कि या तो उसको एक प्रोएक्टिव मेजर से ठीक करे या रिएक्टिव मेजर से ठीक करे। तो आज जो है रिएक्टिव मेजर से या प्रोएक्टिव मेजर बोल सकते हैं, और आगे वाले समय में प्रोएक्टिव और रिएक्टिव दोनों काम चलता रहेगा। कभी भी कोई भी एक बेसिस पे काम नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल। इनफैक्ट आप देखिए डीपी, और इसीलिए अब ये सारे जो लीगल रिकोर्स हैं वो तो खैर कंपनी लेती रहेगी, लेकिन जो मेरी कंसर्न है ना वो भी ये जो 25-30 ऐसी कंपनीज हैं जो कि थोड़ी वाइडली ट्रैक थी या फिर जहां पर इंस्टीट्यूशंस का स्टेक्स है वहां पर थी। बिकॉज इसमें कई कंपनीज ऐसी हैं जिसपे ब्रोकरेज हाउसेज भी कह रहे थे कि ये कंपनी तो अच्छी है, अब आप इन्वेस्ट कीजिए। वो जो इन्वेस्टर है ना वो आज बैठ के सोच रहा होगा कि किस पे ट्रस्ट करें, कि मैं करूं क्या अब, क्योंकि फिलहाल तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा यहाँ पर। और अब आप सोचिए 4 सितंबर को जब पहली बार ट्रेड ओपन होगा इस बैन के बाद इन कंपनीज में, अज्यूमिंग कि तब तक बंद रहता है ट्रेड, तो क्या होगा वहां पर। ये मतलब आप सोच सकते हैं कि जिस दिन ट्रेड खुलेगा लोअर सर्किट के साथ ही हो सकता है खुले। अब वो लोअर इन्वेस्टर जो छोटा इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर, उसकी बारी आते आते पता नहीं कितने सर्किट लग चुके होंगे इस पे। तो दीना मेहता से हमने बात की, एक्स प्रेसिडेंट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। उनका ये कहना था कि कंपनीज के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो अप्रोच कर सकती है हायर अथॉरिटीज को, लेकिन मार्केट के लिहाज से अगर देखा जाए इन प्योर सेंस फॉर द हेल्थ ऑफ द मार्केट तो फैसला सही है। ये सेबी ने जो लिस्ट दी है और एमसीए ने दी है, तो मैं मानती हूँ कि इसमें कोई वजह होगी कि इन्होंने ये लिस्ट बाहर निकाली है। लेकिन जो ऑपरेशनल दिक्कतें इन्वेस्टर को आएगी इसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा। जैसे ही लिस्ट आई है मैं मानती हूँ कि इसमें ट्रेडिंग ठप हो जाने की पूरी संभावना है। तो इसमें ये, और सेबी ने कहा है कि एक्सचेंजेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, फॉरेंसिक ऑडिट करने के लिए, तो ये सारी प्रक्रिया अगर पूरी करने के बाद ये लोग करते थे और पेंडिंग दैट अगर इसको T2T में डाल देते थे तो शायद ऑपरेशनली अच्छा होता था। ये सोच अच्छी है, स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान वाली सोच तो सही है, लेकिन जिस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है इसमें निवेशकों को काफी दिक्कतें होगी। कंपनियां, ये भी हो सकता है कि ये सैट में अपील में जा सकती है कि हमारी शेल कंपनी नहीं है, वो भी एक प्रक्रिया जरूर से शुरू होगी, क्योंकि कंपनियां ये एक्सेप्ट तो नहीं करेगी
क्योंकि उनका भी वेल्थ काफी। आज हमने प्राइम डेटाबेस के पृथ्वी हल्दिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सेबी का फैसला ठीक है। अगर छोटे निवेशक अपनी गलती से कुछ गलत कंपनीज में निवेशित हैं तो उनको तो खैर थोड़ा बहुत डर झेलना ही होगा। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। पहली बात तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि स्ट्रॉन्ग पैरामीटर्स यूज नहीं हुए हैं एमसीए में, और फिर बाद में सेबी के पास ये रेस करीब 2 महीने थी, सेबी ने भी अपने ड्यू डिलिजेंस किया होगा। और इसके अंदर इसको आप शेयर कंपनी बोले या सस्पेक्ट कंपनी बोले या डाउटफुल कंपनी बोले, पर कुछ ना कुछ इसके अंदर जरूर तहकीकात करने की जरूरत है और इन्वेस्टर्स को वार्न करने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक छोटे निवेशकों का सवाल है, अभी ये इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए कि 2 चीजें हैं। एक तो इनमें कितने छोटे निवेशक इन्वॉल्व है, क्या ऐसा तो नहीं है कि ज्यादातर शेयर होल्डिंग है वो प्रोमोटर्स के पास या उनकी फ्रंट एंटिटीज के पास है और वो ही बाजार को खेल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो छोटा इन्वेस्टर अगर इसमें पैसे लगा रहा है तो उसने क्या कोई रिसर्च करी, कोई पढ़ा, कुछ समझा के बाद पैसे लगाए, या खाली एक मार्केट मोमेंटम के हिसाब से एक बात सुन के बिना सोचे समझे पैसे लगा दिए। अगर दूसरा है तो फिर उसको अगर नुकसान होता है तो मैं उसके हाथ में बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप निवेश कर रहे हैं इक्विटी मार्केट के अंदर थोड़ी समझ तो आपको दिखानी पड़ेगी। खैर, इस बीच कुछ एक कंपनीज ने रिएक्शन दिया है ये खबर आने के बाद, तो सुन लेते हैं, देख लेते हैं उन्होंने क्या कहा है। प्रकाश इंडस्ट्रीज का ये कहना है कि प्रकाश इंडस्ट्रीज एक ऑपरेटिंग कंपनी है, उसे शेल कंपनी का करार देना गलत है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो सेबी की तरफ से कार्रवाई हुई है, ये फैसला कुछ हद तक चौंकाने वाला है और इसीलिए इन्होंने सेबी को इस पर क्लैरिफिकेशन देते हुए चिट्ठी भी लिखी है जिसमें उन्होंने अपनी पोजीशन क्लैरिफाई की है। पिंकन स्पिरिट और एक कंपनी है जिन्होंने इस पर क्लैरिफिकेशन दिया है। उन्होंने भी ऐसे ही बोला, उन्होंने भी यही कहा कुछ हद तक। क्या कहा है उन्होंने यही कहा है कि ये फैसला हमारे लिए भी चौंकाने वाला है, हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी और ये कह रहे हैं कि मामले में हर तरह की मदद के लिए भी तैयार है। अगर सेबी हमसे कुछ और डिटेल लेना चाहेगा तो वो भी उनके लिए भी एक शॉकिंग ही था। एसक्यूएस इंडिया ने भी इस सेबी बैन पे राय दी है क्योंकि वो भी इसी शेल कंपनीज की लिस्ट में आ गया। उन्होंने कहा कि कंपनी आगे भी सफाई इसकी और देगी, कुछ और जानकारी अगर हमसे मांगे। हमने हालांकि उन्होंने माना कि उन्होंने सारे नियमों का पालन किया है, डिविडेंड को लेकर उनकी कोई शिकायत नहीं है, जो कि कई पैरामीटर्स थे उसमें एक डिविडेंड भी था, उसको लेकर कोई शिकायत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि आगे चल के सेबी इस पे वापस एक बार सुनवाई करे और इस पे वापस एक बार नोटिस किया जाए। तो तीनों कंपनियां जो कि बड़ी कंपनियां जिन पे आज ज़्यादातर ट्रेडर्स रहते भी हैं, उन्होंने भी अपनी राय यहाँ पे रख दी है। मेरे साथ सिद्धार्थ सदानी हैं और साथ ही किरण जाधव हैं जो बने हुए हैं जिनसे हम लगातार डिस्कस करें। मुद्दा अपने आप में काफ़ी अहम है। ये आज कर्ज वाली कंपनियां भी इसकी चपेट में आती हुई दिख रही हैं। सिद्धार्थ, मैं इनमें भी कहीं पे शक की नज़र से थोड़ा दूर रहूँ इनसे। एक तरफ अच्छा रिटर्न है, दूसरी तरफ इस तरह का कॉर्पोरेट की दिक्कतें हैं। अब मेरे को देखना क्या है, अच्छा रिटर्न जो कि 30-30, 40-40% का है, या फिर जो कॉर्पोरेट दिक्कतें आती है जैसे सेबी एक ही दिन में बैन कर देती है? देखिए, देखना एक चीज़ ही चाहिए, वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जो कंपनियों के कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छे हैं उसी कंपनियों पे निवेश करना चाहिए। अब जो कंपनियां जिसके आप जिक्र कर रहे हैं कि जिसके डेट बहुत ज़्यादा है, उसमें से भी बहुत छटाई करने की ज़रूरत है। हम मानते हैं कि उसमें भी स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। खाली डेट ज़्यादा है, टर्न अराउंड स्टोरी के हिसाब से बाइंग नहीं करनी चाहिए। हम मानते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मैनेजमेंट का कैसा फोकस है और लीडरशिप कैसी है मैनेजमेंट की, ये देख के ही निवेश करें। बिल्कुल। चलिए एक बार मार्केट को देख लेते हैं। अब ये मुद्दा तो है ही और इस पर इनफैक्ट आज क्लोजिंग के बाद भी हम 3:30 बजे इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ कई जानकार जुड़ेंगे तो इस पर तो हम बातचीत करेंगे ही, लेकिन इससे पहले इस समय 76 पॉइंट नीचे निफ्टी 9980 फिर से एक बार उसी लेवल के आसपास, उसी सपोर्ट के आसपास। चंदन तपाड़िया हमारे साथ अब जुड़े हैं। चंदन, अब क्या करेंगे आप? ट्रेड 9980 टेस्ट हो रहा है बार बार आज। जी हाँ, नमस्कार। देखिए, पिछले 3-4 दिनों से बाजार में हम थोड़े से कॉन्ट्रा और कोशिश व्यू लेके रखे हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ रही है और ऊपर की कॉल में राइटिंग हो रही है। देखिए, आरबीआई पॉलिसी के बाद बाजार 10,120-40 का लेवल नहीं पार कर पाया और पिछले 4 दिनों से 10,080 का जो मल्टीपल हर्डल है उसको पार नहीं कर पाया और उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। और काफी दिनों के बाद आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स 8% अप है और लगभग 12.5 के ऊपर के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो साफ संकेत कर रहा है कि ऊपर के लेवल पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रही है, बट मेजर ट्रेंड तभी चेंज होगा जब बाजार 9928 के लेवल के नीचे जाता है। तो 9928 के नीचे जाता है तो उस कंडीशन में बाजार में
प्रॉफिट बुकिंग और वीकनेस आती हुई नजर आएगी, अदरवाइज ये रेंज बाउंड मूव बना हुआ रहेगा। बट एज ऑफ नाउ जब तक 10,080 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक यहाँ पे कोई भी अग्रेसिव बाइंग एक्टिविटी बाजार में नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है चंदन की कुल मिला के जो राय हमको समझ में आ रही है पूरी तरह से रेंज की है। ये रेंज ब्रेकआउट, रेंज ब्रेकडाउन ऐसी कभी कोई स्थिति दिख नहीं रही है। मार्केट शेयर एक रेंज में ही रहने वाला है, लेकिन एक जो नंबर्स आते हैं ना वो अपना इम्पैक्ट दिखाते हैं। टाटा मोटर, आयशर मोटर्स के भी नंबर्स आने वाले हैं। टाटास के नंबर कैसे रह सकते हैं पहले एक बार वो जान लेते हैं। अंचल मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उसका फिर आयशर मोटर की बात करेंगे। टाटा के नंबर कैसे रहने वाले हैं अंचल? टाटा मोटर्स अभी खबर आई है कि इसकी जो JLR गाड़ी है उसके डोर में कुछ प्रॉब्लम है। अभी खबर आई है। आपकी गाड़ी का ठीक है दरवाजा? नहीं, मेरी गाड़ी वैसे तो टाटा की नहीं की है, लेकिन जो खबर आई थी वो टाटा की आई थी मीर। उसके ना डोर में प्रॉब्लम आ गई, वो JLR के अंदर ही आई है। शुक्रिया डिम्पी। देखिए टाटा मोटर्स की JLR के डोर में दिक्कत आई है और नंबर्स में भी थोड़ी दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। उम्मीद है कि इस बार नंबर्स जो है वो फ्लैटिश टू नेगेटिव टोन पे ही रहेंगे। कंपनी की आय में करीब 10-10% की गिरावट रहेगी। देखिए एक तरफ JLR सेल्स अगर आप देखें क्वार्टर के अंदर तो 4.5% बढ़ी है, लेकिन इसी को काउंटर कर रही है कंपनी की कमर्शियल व्हीकल बिक्री जो 20% गिरी है और वो कहीं ना कहीं प्रेशर डालेगा। हालांकि JLR हाई मार्जिन गाड़ी है तो उससे एबिटा और एबिटा मार्जिन थोड़े ड्राइव होते हुए जरूर दिखेंगे, लेकिन उसकी कॉन्ट्रास्ट में मेटल प्राइसेस बढ़े हैं तो उसका इंपैक्ट सीधे तौर पे एबिटा पे दिख रहा है। करीब 6.25% एबिटा गिरने का अनुमान लगाया जा रहा है और 7,130 करोड़ का एबिटा कंपनी पोस्ट कर सकती है। वही सेम ट्रेड एबिटा मार्जिन में भी रहेगा। 11.4% से इस बार मार्जिन घट के 11.2% रह सकते हैं। साथ ही अगर मुनाफे की आप बात करें, रिपोर्टेड पैट को कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट 25% की स्लाइड है डिम्पी। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, Q1 FY17 में कंपनी को 460 करोड़ का वन टाइम गेन हुआ था। बेसिकली जो आपको याद होगा चीन में इनकी JLR गाड़ियां जो डिस्ट्रॉय हुई थी उसके इंश्योरेंस पेमेंट का एक पार्ट मिला था, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो बेस है वो एस्केलेटेड है। एडजस्टेड बेस अगर आप देखें तो 1800 करोड़ से कंपनी का मुनाफा घट के 1700 करोड़ रह सकता है, जो करीब 5-5.5% की गिरावट रह सकती है। लेकिन इस बार नंबर्स पे आप पूरा फोकस रखिएगा। कंपनी का चीन में किस तरह से रैंप अप चल रहा है, GST के टाइम इन्होंने किस तरह के डिस्काउंट्स दिए और उसका इंपैक्ट मार्जिन पे कितना रहा है, एंड गोइंग अहेड क्या GST का पेन खत्म हो गया एंड गोइंग अहेड वापस से सेल्स नॉर्मलाइज होती है, ये मैनेजमेंट कमेंट्री में क्रिटिकल रहेगा। मैनेजमेंट की कमेंट्री ध्यान होगा GST के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे नंबर्स उतने अच्छे आ भी नहीं रहे, शेयर चला भी नहीं है, पूरा 1 साल हो गया सिद्धार्थ ये शेयर चला भी नहीं, नंबर अच्छे आ नहीं रहे। अब तो लैंड रोवर के अंदर भी ये समझ में आ रहा है कि वहां पे कुछ डोर की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये प्रॉब्लम्स में ही घिरा हुआ है टाटा मोटर्स। हमको क्या करना है, दूर रहना है क्या इस प्रॉब्लम से? देखिए अगर आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म है तो दूर रहना ही ठीक रहेगा, पर अगर आपका नज़रिया 2-3 सालों का है तो मानते हैं कि JLR एक टर्न अराउंड ज़रूर कर सकता है। अच्छे नंबर्स है, कुछ एक जगह प्रॉब्लम्स है, वो रिकवर हो सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल भारत में डोमेस्टिक बिजनेस वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो अगर 2-3 साल की अवधि है तो बने रहे, नहीं तो फिर शॉर्ट टर्म में इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर कमर्शियल व्हीकल स्पेस में देखना भी है तो हम मानते हैं कि अशोक लेलैंड सबसे ज़्यादा उम्दा प्ले हो सकता है 130 के टारगेट से। बिल्कुल। इस बीच जय कुमार इंफ्रा की तरफ से भी बयान आया है, जो सेबी का बैन लगा है उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि जय कुमार इंफ्रा जो है वो एक अच्छी कंपनी है, इन्हें फंड हाउसेस से अच्छी रेटिंग भी मिली हुई है और सेबी का जो फैसला है जो कि उन्हें शेल कंपनी करार देकर उन पर बैन लगाया गया है वो फैसला गलत है। ये कहा है जय कुमार इंफ्रा ने। खैर ये जो प्राइस आप देख रहे हैं अब तो ट्रेड हो नहीं रहे इसमें, ये कल के प्राइस हैं। कल क्लोजिंग प्राइस जो था वो जय कुमार इंफ्रा का 283 के आसपास था, लेकिन कंपनी ने ये कहा है कि ये गलत है और फिलहाल कंपनी इस पर जो लीगल रिकोर्स है वो ले रही है। लेकिन मीर अभी आलोक थोड़ी देर पहले हमारे साथ जुड़े थे, हमने उनसे ये सवाल पूछा कि क्या ये हिस्सेदारी और बढ़ सकती है, यानी कि कंपनियां बढ़ेंगी। उन्होंने कहा प्रमोटर टू प्रमोटर भी मैचिंग हो सकता है। मान लीजिए जय कुमार इंफ्रा के प्रमोटर हैं और उनकी जय कुमार एक शेल कंपनी घोषित कर दी, अगर प्रमोटर किसी दूसरी कंपनी में भी प्रमोटर की तरह काम कर रहा है या उनकी कोई सब्सिडरी कंपनी है वो भी शेल में आ सकती है। तो ये एक बड़ा बयान अभी थोड़ी देर पहले दे रहे थे। वो SFIO वाली खबर का हमको हवाला दे रहे थे कि पहले जांच SFIO ने की, बाद में वो MCA के पास आई, सेबी के पास आया। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट बयान उन्होंने कल हमको अभी दिया। थोड़ी देर पहले हमसे हम डिटेल यही समझ रहे थे, ये कह रहे थे कि दायरा बढ़ सकता है इसका, क्योंकि नहीं, ये तो बिल्कुल आप देखिए ना, जो सुमित भी बता रहे थे कि 165 कंपनीज पहले से बैन में थी। अब उस लिस्ट को आपने और एक्सटेंड कर दिया है। आज आप देखिए, एक काम कीजिए, जो डेट हैवी कंपनीज हैं जहां पर ट्रेडिंग हो रही है उन डेट हैवी कंपनीज को आप देखिए आज किस तरह से हैमरिंग हुई है इनके। और सुबह 10 बजे के बाद जैसे ही ये न्यूज सिंक इन होना शुरू हुआ कि बॉस ये प्रोब जो है वो एक्सपांड हो सकता है, उसके बाद आप देखिए इन सारी कंपनीज में ना जो गिरावट शुरू हुई या फिर जो सेंटिमेंट खराब हुआ
वो खराब ही रहा आप, क्योंकि अब देखिए जितनी कंपनीज हैं वैसे भी इस बैन लिस्ट में ज़्यादातर उसमें से इंफ्रा स्पेस से हैं, माइनिंग से हैं, माइनिंग से हैं, ये सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर चली रही है प्रॉब्लम। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट में भी आप देखिए, अब सुबह से जैसे यूनिटेक है, डीबी रियलिटी है, जीवीके, जीएमआर, इन सबको हमने देखा इसमें सेलिंग प्रेशर बना हुआ था। HDIL देखिए अब 14% नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। इसकी तो एक कंपनी बकायदा डिफॉल्ट हो गई है सब्सिडरी। एग्जैक्टली, तो ये देखिए अब ये कितना नीचे है इस समय, और ये 90 रुपए से टूट के मेरी 60 है, 25% टूटा है 5 दिन के अंदर। तो ये इनफैक्ट इसमें ना इस समय सिद्धार्थ एक ये जो थीम पता है थोड़ा कुक होना शुरू हुआ था मार्केट में, टर्न अराउंड कंपनीज, यानी कंपनी पे कर्ज ज्यादा है, डेट ज्यादा है, लेकिन उस पे एक टर्न अराउंड एक्सपेक्टेड था और उस चक्कर में स्टॉक्स चल रहे थे। सही बात कह रहे हैं। आई थिंक आज उनके लिए बुरा दिन है। जी बिल्कुल, पहले ही अपने डिम्पी के साथ जो बात की है कि जो टर्न अराउंड और हाई डेट है उसके पीछे जो एक निवेश हो रहा था, हम मानते हैं कि सारी टर्न अराउंड कंपनी नहीं हो सकती है, बहुत चुनिंदा मैं मानता हूँ 1-2% हो सकती है। हालांकि हाई डेट होने के कारण कई सारे होते हैं, बट सबसे बड़ा कारण जो होता है कि जो हमें एक निवेशक को देखना चाहिए वो है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंपनी के मैनेजमेंट कैसा अप्रोच है बिजनेस के प्रति। अगर वो सही रहता है तभी एक टर्न अराउंड की पॉसिबिलिटी होती है, नहीं तो मैं नहीं मानता हूँ कि यहाँ पे कोई टर्न अराउंड होता है। बाकी आप ले ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से और निकल जाए। ठीक है, इन कंपनीज पर आप जरूर ध्यान रखें। वैसे भी आपको बता दें, एक महीने में जो रिटर्न देने वाली कंपनीज थे ना, ये सारी हाई डेट कंपनीज ही बन गई थी जिन्होंने 25-25, 30-30% तक का भी रिटर्न भी दिया है। तो आप इस पे जरूर ध्यान रखें, ये पूरी तरह से दबाव रह सकता है। अंचल इस बीच मेरे साथ बने हुए हैं टाटा मोटर्स और सारी कंपनीज पे तो हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं। आयशर मोटर्स के भी नंबर्स आने वाले हैं। आयशर के नंबर कैसे रह रहे हैं अंचल? डिम्पी, आयशर का जो पिछले 4 क्वार्टर से ट्रेंड चल रहा है वही कंटिन्यू होगा। एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स की फिर से उम्मीद की जा रही है। कंपनी की सेल्स अगर देखें तो कंपनी की सेल्स करीब 28% बढ़ती हुई दिखेगी। अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ रही है, ऑलमोस्ट 25% की वॉल्यूम ग्रोथ रही है क्वार्टर के अंदर इनफील्ड की, उसका फायदा मिलेगा। हालांकि जो इनका कमर्शियल व्हीकल कारोबार है काफ़ी छोटा कारोबार है, लेकिन वहाँ पे जो वॉल्यूम्स है वो गिरी हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं रियलाइजेशन और मार्जिन में थोड़ा इंपैक्ट जरूर आएगा। एबिटा की जहाँ तक बात रही, 27-27.5% की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। एबिटा मार्जिन 30.2% से बढ़ के अब 31.6% रहने का अनुमान है। एक तरफ हाई मेटल कॉस्ट का थोड़ा डेंट लगेगा, वहीं दूसरी ओर जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट से रियलाइजेशन गिर रही है उसका इंपैक्ट आएगा। लेकिन कंपनी को फायदा एक चीज़ से आएगा कि उन्होंने दाम बढ़ाए थे। जब BS4 नियम लागू हुए थे उसके बाद कंपनी ने दाम बढ़ाए थे, और एनफील्ड जो इनका प्राइम मार्जिन ड्राइवर है वहाँ पे प्राइस बढ़ने से जो मार्जिन स्पेस है वो और इम्प्रूव हुआ है, और यही कारण है कि Q1 में फिर से मार्जिन ड्राइव अप होते हुए दिखेंगे। बॉटम लाइन की जहाँ तक बात रही, 26% मुनाफा बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। अदर इनकम इस बार थोड़ी कम होकर आ सकती है। डिम्पी ऑलमोस्ट 20-22% गिरने का अनुमान है, वो थोड़ा प्रेशर मुनाफे पे जरूर डालेगी। लेकिन अगर अदरवाइज अदर इनकम को एक्सक्लूड करके देखें तो एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आयशर मोटर से उम्मीद की जा रही है। ठीक है किरण, एक बार आप इसके चार्ट देखेंगे, क्योंकि फंडामेंटली जितना भी अंचल हमको समझा रहे हैं नंबर्स तो शायद थोड़े ठीक ही रहने वाले हैं, थोड़ी तेजी भी आ सकती है नंबर्स के बाद। मेरे को रेंज बताइए, ये किस रेंज में ट्रेड करेगा, नंबर्स अच्छे आने पर बुरे आने पर भी? देखिए इसको बहुत अच्छा सपोर्ट 31,600 के पे लेवल पे है। अगर ये होल्ड करता है तो मुझे लगता है कि 32,600, 32,800 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो पॉजिटिव रुझान देखने को मिल जाना चाहिए, और आपका स्टॉप लॉस 31,600 के नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो इस पे आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। नीलेश शेट्टी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एसोसिएट फंड मैनेजर इक्विटीज क्वांटम से हैं। नीलेश शुक्रिया। ये इस बार फंड्स की तरफ से तो खैर आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न मिले होंगे, क्योंकि आप वैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं एज अ फंड हाउस, लेकिन अब बाजार की दिशा कैसे रह सकती है? अभी भी वो कन्विक्शन बरकरार है जब आप जिस कन्विक्शन के साथ बाजार में पहले पैसा लगा रहे थे? कैश तो है, इसकी तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ कन्विक्शन की है, वैल्यूएशन की है। वो जरा बताइए, उतनी है जैसे पहले थी? नहीं, हमारा फंड क्योंकि थोड़ा वैल्यू स्टाइल फॉलो करता है तो हम मार्केट करेक्शंस के लिए रुकते हैं। तो हमारा फंड अगर आप देखेंगे पिछले 6 महीने से हम लगातार सेलिंग करते जा रहे हैं और हमारा कैश लेवल्स बढ़ते जा रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि वैल्यूएशंस तो अभी काफी स्ट्रेच्ड है और अंडरलाइंग अर्निंग्स बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते वैल्यूएशंस को। तो एटलीस्ट हम बट इसकी वजह से हम ये नहीं जानते करेक्शन कब होगा, बट इतना जानते हैं वैल्यूएशंस महंगा है और अभी पैसा लगाना सही वक्त नहीं है शायद मार्केट में। अच्छा, ये सेलिंग जो आप कर रहे हैं पिछले 6 महीने से, ये कर कहाँ पे रहे हैं सर? कौन सी जगह पे कर रहे हैं, कौन से सेगमेंट में हो रही है?
थोड़ी एनर्जी सेगमेंट में हुए हैं, जहाँ पे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में काफ़ी रन अप हुआ है। उसके बाद थोड़ी बहुत कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कंपनीज, 4-व्हीलर कंपनीज में काफ़ी जोर से रैली हुई थी, वहाँ पे हमने ट्रिम किया है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में किया है, क्योंकि वहाँ पे वैल्यूएशंस बहुत बढ़ गए थे। लेकिन नीलेश, ओवरऑल आप कितने कैश पर बैठे हैं अभी? हमारा कैश लेवल करीबन 18% के नज़दीक है फंड में। अच्छा, 18%। ये जो ऑर्डर आया है नीलेश आज सेबी का 331 शेल कंपनीज, खैर चलिए मैं आपके पास आता हूँ। एक बार हमारे साथ आज बजाज की तरफ से भी एक अहम अनाउंसमेंट आई है। ट्रायम्फ इंडिया के साथ खबर आई है, उस पर बजाज का भी था एक बजाज की एक ट्रम्प के साथ था, लेकिन पिनकॉन पे आज इम्पोर्टेंट है, पिनकॉन पे इम्पोर्टेंट नाम खबर है थी इस पे। हाँ, तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अरूप ठाकुर, कंपनी के CFO मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मिस्टर ठाकुर, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। अब सर, पहले तो आप ये बताइए, जो व्हाट वी फिगर्ड आउट फ्रॉम आवर सोर्सेज इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री, MCA ने ये जो रिपोर्ट बनाई है दैट इज बेस्ड ऑन द प्रोब फ्रॉम SFIO, और वो जो प्रोब था उसमें उन्होंने ये कहा है दैट जो शेल कंपनीज या फिर एग्जिस्टिंग कंपनीज, ऑपरेटिंग कंपनीज के साथ अगर कोई शेल कंपनी का स्ट्रक्चर पाया गया, देन दोज कंपनीज हैव आल्सो बीन ब्रैकेटेड एज अ शेल कंपनी एंड बैंड। तो आपका रिएक्शन क्या है इस पर? नहीं, देखिए, अपने मेरे पास तो अभी हम लोग के यहाँ पर कोई क्वेरीज वगैरह कुछ आया नहीं किसी भी क्वार्टर से, ठीक है। तो अपने तरफ से ये देखने के बाद अपने तरफ से हमने चालू किए हैं कि किस कारण के लिए, क्या ग्राउंड्स के लिए नोडल ऑथोरिटीज कर रहे हैं, ये कंप्लेंट्स कहाँ है, क्या कंप्लेंट है, किस हिसाब से अपने को जोड़ी गई है, ये सब किसी भी नॉलेज अपने पास फिलहाल अभी तक नहीं है। लेकिन बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल कंपनी वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि क्या है नहीं है। तो अपने तरफ से वी हैव स्टार्टेड द प्रोसेस एंड कॉन्टेक्टिंग द नोडल ऑथोरिटी एज टू क्या है उन लोग का इसमें, क्या क्लैरिफिकेशन चाहिए, नहीं चाहिए, क्या कंफ्यूजन है, सो दैट डेफिनेटली विल कोऑपरेट विद देम एंड अगर कोई गलत फहमी हुई तो उसको दूर करने की कोशिश रहेगी। लेकिन सर एक बात बताइए मिस्टर ठाकुर कि ये जिस आधार पर ये रिपोर्ट बनी है, बड़ा बेसिकली अगर हम उसके पैरामीटर को देखें, डू यू हैव एनी अदर कंपनी विच माइट बी अ होल्डिंग कंपनी और जस्ट एन इन्वेस्टमेंट आर्म? वो जो जितने भी है अपना सभी अपने पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। अपना ट्रांजैक्शन ये जो है क्या रिजल्ट है, फिनेंशियल्स एवरी क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली सभी अपने देते रहते हैं वहाँ पर। तो सर आपको अभी तक ये, चलिए ये तो फैसला कल रात में आया, बट दिस रिपोर्ट वाज विद सेबी फॉर क्वाइट सम टाइम, जो MCA ने उनके साथ शेयर की थी। प्रायर टू दैट SFIO का जो प्रोब था वो उसकी रिपोर्ट MCA के पास थी। ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोसेस पिछले 3-4 महीनों में या 5 महीनों में, 6 महीनों में किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से आपको किसी भी तरह की क्वेरी आई थी? डिड दे ट्राई टू रीच आउट, डिड दे कॉन्टैक्ट यू? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो भी क्वेरीज आती है या कुछ डेवलपमेंट्स होती है तो ऑटोमेटिकली वी शेयर इट थ्रू आवर कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन। तो फिलहाल अभी तक तो कुछ क्वेरीज वगैरह कुछ ही नहीं है किसी भी कारण से। मिस्टर ठाकुर, ये आपने जो सेबी का वर्डिक्ट अभी आया, इसको रीड तो थोड़ा कर ही लिया होगा। प्रीमा फेसी ये सॉल्व होने वाला लगता है आपको कि लीगल्स में फंस जाएगा? अब तो फर्स्ट हैंड से स्टडी, क्योंकि आप CFO भी हैं, कुछ बेसिक्स डिटेल्स भी हो सकता है उस वर्डिक्ट के अंदर आपसे पूछी गई हो, मांगी हुई हो। देखिए, दो चीज, एक चीज तो एकदम एविडेंट है कि अपना जो है कंपनी जो चल रही है 5 फैक्ट्री 6 फैक्ट्रीज है अपना। अच्छा, उसमें भी जो लीकर फैक्ट्री, जो 5 लीकर फैक्ट्रीज है दैट इज अंडर क्लोज सर्वेलेंस ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट। तो डिफरेंट स्टेट्स में जो अभी अपना जो लीकर बिजनेस लेके अपने जो बिजनेस बढ़ा रहे हैं वो भी थ्रू स्टेट एक्साइज के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से तो मेरे ख्याल से कुछ वैसे रहना नहीं चाहिए। तो अगर कुछ भी डाउट्स वगैरह रहे तो डेफिनेटली वी आर ट्राइंग टू फाइंड इट आउट एंड वी विल ट्राई टू अटेंड टू दैट। सर अब एक बात बताइए, बिकॉज ये जो फैसला है, हालांकि ये ऑर्डर सेबी का है बट इट इज बेस्ड ऑन दी MCA रिपोर्ट। तो इफ यू हैव टू अपील अगेंस्ट दिस ऑर्डर, आप सैट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, व्हाट इज द नेक्स्ट लीगल स्टेप फॉर यू, सिंस यू मेंशन्ड दैट यू आर ऑलरेडी कंसल्टिंग योर लीगल टीम? ये लीगल स्टेप के बारे में तो हम लोग कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। लीगल स्टेप होगी क्यों? पहले वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि क्या उन लोग के पास मतलब डाउट्स हो या जो भी हो भी सकती है डाउट्स। मेरा बिजनेस मैं चला रहा हूँ, उसमें तो
थर्ड पर्सन किसी का या नोडल ऑथोरिटी का डाउट हो ही सकती है। उसमें डेफिनेटली हो सके कि कुछ खास तौर से उन लोग का कुछ इंपॉर्टेंट लगे, इसीलिए अपने कंपनी को उसमें डाल दिया है। तो अभी मेरा अपना पहला कोशिश है कि इसको जल्द से जल्द उन लोग को क्लैरिफिकेशन देंगे, उन लोग के साथ ओवर द टेबल बात करके, बिफोर दे कम टू अस वी विल ट्राई टू गो टू देम एंड फाइंड आउट व्हाट इज द प्रॉब्लम या व्हाट इज द डाउट, एंड डेफिनेटली फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन विल से। सर एक बात बताइए, आपकी कंपनी बिकॉज इट्स अ फुल्ली फंक्शनल ऑपरेशनल कंपनी, इसमें इंस्टीट्यूशंस की भी होल्डिंग है, FIIs, FPIs, एवरीबडी हैज़ इन्वेस्टमेंट्स। सुबह से आई मीन आई नो इट मस्ट हैव बीन अ टफ डे फॉर यू, लेकिन उनको क्या जवाब दे रहे हैं आप? हैव दे रीच्ड आउट? व्हाट आर दे सेइंग? आर दे वरीड अबाउट देयर इन्वेस्टमेंट? They are basically all our public shareholders, including institutions. They are watching all this thing. We have already uploaded our first course of action in the BSE and NSE website. Okay, so and one word is there that definitely we are also attending to it, so that the better, as the sooner we can, जितने जल्दी अपने यहाँ से निकल सकेंगे उतनी ही better होगा. And definitely we have respect for the nodal agencies, so on merit basis we should come out. Did you receive any communication from exchanges, sir? Exchanges से फिलहाल अभी तक कोई communication किसी भी क्वार्टर का है। अच्छा सर, जो भी अभी आप लेटर अपने साइट में जो देखा सेबी का, उसी हिसाब से we have जो लेटर आपने अभी तक देखा है सेबी आपको आया है सेबी से, अच्छा उसके बेसिस पर आपको लग रहा है कि लीगल्स में जाना नहीं पड़ेगा? अगर मान लो आपसे 10 उन्होंने क्वेरीज पूछी और आपने 10 का जवाब दे दिया, आपके लीगल एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि उससे सेटिस्फाइड हो जाएंगे, वो सेटल हो जाएगा मैटर? जी अभी तक अपने लीगल एंगल में कुछ सोचे नहीं है, क्योंकि वी स्ट्रिक्टली बिलीव ऑन कंप्लायंस। लीगल तो बड़ी लंबी चीज हो जाती है, तो डेफिनेटली इट इज बेटर, क्योंकि देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन, एक नोडल एजेंसी कोई रनिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए पूछ भी सकती है। तो फ्रॉम आवर साइड वी नो कि वी आर व्हाट वी आर डूइंग जस्टिफाइड वे से वी आर अपने काम कर रहे हैं। देयर इज नो इलीगलिटीज फॉर द सोर्सिंग और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, एंड डेफिनेटली इट्स अ हाईली रेगुलेटेड बिजनेस। जो अपना मेन वर्टिकल लिकर है, इट्स अ वेरी हाईली रेगुलेटेड सेक्टर। Every day we are paying government duties in terms of crores. So naturally, उस हिसाब से we are bold enough. Definitely we'll attend. We'll go ahead. We'll definitely try to comply, and then future will say. ठीक है। अच्छा मिस्टर ठाकुर, एक सवाल मेरा और भी है। आपके पास ना 2 लोग आपके पास रेगुलरली आएंगे, एक तो बैंक्स और दूसरा निवेशक। मैं बैंक वाला हिस्सा पूछता हूँ, ये शेल कंपनी के अंदर नाम आ जाना, ये कितना फाइनेंशियल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर गया आपकी, आगे चल के फंडिंग को, एक्सपेंशन को, और भी कई सारी चीजें होती हैं जो एक अच्छी क्रेडिबिलिटी के साथ चलती है। ये कितना फर्क पड़ रहा है सर इससे? फर्क तो अपने जो क्लोज क्वार्टर्स में जो है फिनेंसिंग, अपना बैंकिंग पार्टनर्स जो है, डेफिनेटली देखिए शेल कंपनी अगर बोलेंगे तो क्या है कि ऊपर में दिखा हुआ है, नीचे कोई बिजनेस नहीं है। तो अपना जो बैंकर्स है पीरियोडिकली दे कीप ऑन इंस्पेक्टिंग, इट्स नॉट दैट विदाउट एनी नोटिस भी उन लोग आ जाते हैं। So at no point of time they're uncomfortable with us. So उसमें definitely मेरे ख्याल से उतना कोई असर अपना नॉर्मल ऑपरेशन में आने का नहीं है। चलिए खैर, उम्मीद तो यही करते हैं कि विवाद जल्दी निपटे। लेकिन सर बस एक आखिरी सवाल होगा आपसे कि क्योंकि जांच चल रही है और सिर्फ पिंक एंड स्पिरिट्स की नहीं, बहुत सारी कंपनीज की चल रही है। सो लास्ट टाइम व्हेन डिड एनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी गेट इन टच विथ यू, या फिर ये उन्होंने खुद ही लिस्ट बनाई, अपने हिसाब से जांच शुरू की और फिर ये ऑर्डर आ गया बेस्ड ऑन सम रिपोर्ट? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द वे दिस होल थिंग हैज हैपेंड, कि कभी भी कोई क्वेरी, इंक्वायरी किसी भी एजेंसी से, बीट SFIO, MCA, ROC, सेबी, एक्सचेंजेस, किसी की तरफ से आई आपको? Nothing till now. Not a single query. Are you planning to do any analyst call, investors call or something? Because आपके जो बड़े-बड़े investors हैं, जैसे Axis Bank and all, I mean obviously they'll be worried. नहीं, फिलहाल जो अपना जो है with our definitely financing bankers we have shared the things, and whatever the steps we are taking, that also we are keeping them updated. So definitely let us wait and watch. 2-4 दिन में देखते हैं क्या होता है उसमें, उसके बाद विल टेक अ फ्रेश। मिस्टर एक ठाकुर जी, एक सवाल और है मेरा, जो निवेशकों का सवाल है। जब अगला सोमवार आएगा ना मंथ का, तब आपका ट्रेड खुलेगा। जितना एनालिसिस हम समझ पा रहे हैं, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस, शायद शेयर में थोड़ा प्रेशर भी रहेगा। कुछ निवेशकों को बताना चाहते हैं आप?
नहीं, फिलहाल तो इसमें कोई कमेंट करने का मेरा है नहीं। ठीक, बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। टफ टाइम्स फॉर यू, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि अल्टीमेटली जो सच्चाई है वही जीते, लेकिन फिलहाल देखिए हैमरिंग हो जहां पर रही है ना, उन स्टॉक्स को देखिए। HDIL 17% नीचे इस समय ये ट्रेड कर रहा है 57-55 पर। अभी कुछ समय पहले 12% नीचे था, लेकिन ये जो क्लोजिंग ट्रेड है उसमें देखिए किस तरह से गिरावट हो रही है। और भी कई स्टॉक्स हैं जैसे DLF, पूरा ही आप रियल एस्टेट पैक देखिए, इसमें सारे इस समय इंट्राडे लो पर हैं। लुक एट DLF, लुक एट यूनिटेक, लुक एट DB रियलिटी, सारे स्टॉक्स आप देखिए किस तरह की हैमरिंग यहाँ पर हो रही है। चंदन, ये तो चिंता की बात है, स्पेशली द वे DLF एंड ऑल आर बिहेविंग। जी देखिए, कोई भी रियल एस्टेट कंपनी पे हमारा कवरेज नहीं है और सारी कंपनीज में ऑलमोस्ट शॉर्ट्स बन रहे हैं और प्राइस करेक्शन हो रहा है, नेगेटिव प्राइस पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पे अवॉइड करने की सलाह रहेगी। और या फिर किसी के पास पोजीशन है तो हेजिंग करे, क्योंकि स्ट्रक्चर यहाँ पे वीक होता हुआ नजर आ रहा है। मैं जिस रियल एस्टेट इंडेक्स की बात बोल रहे हैं ना, वो 4% नीचे है और इकलौती एक छोटी सी कंपनी से इंडेक्स का हिस्सा है फिनिक्स मिल, सिर्फ वो हरे निशान में है और सभी की सभी कंपनीज इस समय तेज गिरावट की चपेट में आ चुके हैं। एक बार आप सरकारी बैंक को भी दिखा सकते हैं, जिसका जो इंडेक्स है ये अपने आप में 2.5% नीचे है और कोई भी सरकारी बैंक इस समय ऊपर नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया 3.5%, सिंडिकेट 3 है, इलाहाबाद, SBI ये सब भी नीचे है। ये भी उसी ग्रहण में तो नहीं है जो कि 331 कंपनी का शेल आया, कर्ज आ गया। अब सबसे ज्यादा चिंता तो बैंक को ही होगी, पैसा तो नहीं कम रहा है। वही वो जो हम शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख रहे थे ना आज, देखिए वैसे भी बैंकिंग में स्ट्रक्चर वीक है। कल भी आपने देखा होगा PSU बैंक्स वीक थे और आज अब इसमें ये और एक ट्रिगर आ गया। और वो भी देखिए ना, इसमें क्लैरिटी भी कम है। अब वो पता नहीं, बट इफ यू टेक इट ऑन फेस वैल्यू, जो पिंकन स्पिरिट के मिस्टर ठाकुर ने कहा, तो उन्हें तो कभी कोई क्वेरी आई ही नहीं है। अब अगर कभी कोई क्वेरी नहीं आई है और उसके बाद एक दिन उठ के अगर कंपनी में ट्रेडिंग बंद हो जाती है, सिद्धार्थ आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? डेफिनेटली ये एक ज़रूर चौंका देने वाली बात है, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बैंकिंग की अगर बात करें तो बैंकिंग डेफिनेटली एक प्रेशर में बना रहेगा। अब हम जानते हैं स्ट्रेस एसेट्स का इतना प्रॉब्लम है, अब ये शेल कंपनीज की बात आई है तो बैंकिंग ही सबसे बड़ा इम्पैक्चुअल रहेगा। इसीलिए हम बहुत हफ्तों से कहते जा रहे हैं कि बैंकिंग में अगर PSU में काम करना है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करे। हालांकि इम्पैक्ट सब जगह रहता है, बट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लुकिंग एट द साइज ऑफ द बैलेंस शीट ये सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है कि कंसोलिडेशन के बाद अच्छा ओवरऑल पर्सपेक्टिव परफॉर्मेंस बेहतर होता चलेगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही PSU में हमारी पसंद है, बाकी प्राइवेट कंपनीज थोड़े इम्यून है ये सब प्रॉब्लम से। ठीक है, इसमें 30 सेकंड रह गए फाइनल बेट में। 3 शेयर में 30 सेकंड के अंदर बताता हूँ। HDIL 16% नीचे, सिंटेक्स आज की लिस्टिंग 11% नीचे, JP एसोसिएट्स कर्ज वाली कंपनी 10% नीचे। तो तीनों अलग अलग सेगमेंट की कंपनियां हैं, लेकिन जो न्यूज है तीनों में बैड है और तीनों ही इस समय 10% की चपेट में आ चुकी हैं। ये सभी कंपनियां नुकसान के साथ कामकाज कर रहे हैं। चलिए फाइनल बेट का समय हो गया, रजत मिर्जा जुड़ चुके हैं, फाइनल बेट शुरू करते हैं। रजत आज भी निकाल ही ली फाइनल बेट, आपने बताइए क्या है? वो डिम्पी दिन के निचले स्तर की बात कर रहे थे, लेकिन एक स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई किया जो दिन के उच्चतम स्तर के करीब है। इनफैक्ट आज बिल्कुल कॉन्ट्रा मूव है, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में। आप इस स्टॉक को देखिए, इनफैक्ट ये डेली चार्ट्स पे नहीं, ये वीकली चार्ट्स पे अगर कन्वर्ट कर लेंगे ना तो इसमें बहुत स्ट्रांगली गेन्स आ सकते हैं, ऐसा पोजिशनली एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि इंपॉर्टेंट एवरेजेस, लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर यहाँ पर ट्रेड करना शुरू कर दिया वीकली एवरेजेस के हिसाब से। 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है और 110-112 इंपॉर्टेंट बेस ने पिछले कुछ 4-5 दिनों में बनाया, उसके बाद एकदम से स्पाइक आज गिरते बाजार में दिया है। सभी एवरेजेस के ऊपर, शॉर्ट टर्म के ऊपर तो है ही, लेकिन लॉन्ग टर्म के ऊपर अब कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से अब जो नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट है वो 130 जो सर्किट लेवल है आज का, लेकिन ये 130 पे रुकेगा नहीं ऐसा लग रहा है, क्योंकि पोजिशनल तौर पे काफी बेहतर, नतीजे से पहले और तेज हो सकता है। तो 135-136 का टारगेट आपको पोजिशनली रखना होगा। बाजार पे आज गिरावट है, तो अगर पोजिशनली इसको लेकर जाएंगे तो काफी स्ट्रांगली गेंस हो सकता है मिल जाए। आप स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो कर लीजिए 122-121 के जोन्स पे, लेकिन ये टारगेट पोजिशनली काफी अपसाइड प्रोवाइड कर सकता है वीकली चार्ट्स के हिसाब से। 130 का टारगेट है और 122 का स्टॉप लॉस है, इस पे आप ध्यान रखिए स्पेशलिटी या रेस्टोरेंट पे। और ये अभी अच्छे वॉल्यूम के साथ है। आज बाजार की तेज गिरावट में 5% शेयर ऊपर है, तो नो डाउट कुछ तो है, ये शेयर 5% ऊपर है और भी चल सकता है। जरूर ध्यान रखिए, जो एनालिसिस रजत करके आपको बता रहे हैं ये BTST का कैंडिडेट भी बन सकता है। इस बीच आपको मैं एक बार थर्मोमेक्स भी दिखा दूं, 2-3 खबरें आपको दिखा दूं। एक्सिस बैंक ने एक तो जमा दरों में कटौती की है,
और ये 50 लाख तक के लोन पे 0.5% यानी कि आधा % की कटौती की है। यानी कि 50 लाख तक के अगर आप जमा कर रखे बैंक में तो अब आपको ब्याज आधा % कम मिला करेगा। ये 2% शेयर नीचे दिन के निचले स्तरों पर। दूसरा थर्मेक्स है, ये नतीजों के बाद एकाएक दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है। नंबर जिसके आए हैं थर्मेक्स के, तो नंबर्स जिस बेसिस पर आए हैं उस लग रहा है कि नंबर शायद काफी अच्छे रहे हैं। थर्मेक्स जरा एक टेक्निकल चार्ट आप देखिए जरा किरण जल्दी से, ये अभी और चलने वाला है क्या? क्योंकि सुबह ही हमको ऐसा लग रहा था कि थर्मेक्स से नंबर अच्छे आएंगे, रिएक्शन पॉजिटिव आएगा, मिल रहा हमको। बीटीएसटी करके जा सकते हैं क्या? नहीं, मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए। जिस तरीके के लिक्विड काउंटर है तो थोड़ी सी तकलीफ वाली बात भी हो सकती है। इसको 940 के लेवल्स डे एंड बेसिस पे क्लोजिंग मिलना चाहिए, उसके बाद ही कुछ इसमें पॉजिटिव रुझान देखने को मिलेगा। 905 पे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। चंदन, कोई ट्रेड आप रेकमेंड करना चाहेंगे कि अब तो 15 मिनट बचे हैं? 6 महीने की ऊंचाई पर इंडिया विक्स, कई स्टॉक्स ऐसे हैं खासकर रियल एस्टेट स्पेस से जहां पर अच्छी खासी हैमरिंग हुई है। कोई ट्रेड आप रेकमेंड करेंगे क्या चंदन इस समय? जी हाँ, देखिए कुछ ट्रेड यहाँ पे हमारी रेडार पे, हालांकि बाजार में वीकनेस है बट कुछ स्टॉक अपने आप को होल्ड किए हुए हैं। पहला ट्रेड यहाँ पे सिप्ला का रहेगा। देखें आज इस स्टॉक ने एक परफेक्ट बुलिश कैंडल बनाया है और इमीडिएट कंसोलिडेशन ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लास्ट आवर में भी यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट और मोमेंटम बना हुआ है, लॉन्ग का बिल्टअप है, तो यहाँ पे लगभग 692-95 तक के लेवल बन सकते हैं। ट्रेडिंग की सलाह रहेगी। दूसरा ट्रेड यहाँ पे रहेगा आईजीएल। देखें एमजीएल आईजीएल दोनों में बाइंग इंटरेस्ट बने हैं और आईजीएल अपने रिसेंट हाइज के आसपास चल रहा है, काफी अच्छा प्राइस फॉर्मेशन बना है। रिसेंट हाईएस्ट डेली क्लोज के लिए तैयार हो रहा है। 1200 का सपोर्ट है, ऊपर में 1250-1255 तक के टारगेट इस काउंटर में भी बन सकते हैं। अच्छा नीलेश, आप जो फंड अभी लेके कैश लेके बैठे हैं, अगर आपको मौका मिले तो आप सबसे पहले निवेश करेंगे कहाँ पे? मान लीजिए 5 से 10% की गिरावट आ गई निफ्टी पर, आप वेट करना चाह रहे, आ गई गिरावट, तब कहाँ पे निवेश करेंगे? हमें स्टॉक्स देखना पड़ेगा, बट अभी जो सेक्टर्स जहां पे हमको वैल्यू दिख रहे हैं वो है फार्मा और आईटी। बट अगेन ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, आपको 3 से 5 साल का व्यू लेना पड़ेगा। इनमें काफी गिरावट आ चुकी है। अगले 12 महीने शायद अर्निंग्स इतने अच्छे नहीं हो, बट हमें लगता है 3 साल का अगर आप व्यू ले तो काफी अच्छे रिटर्न दे देंगे स्टॉक्स। अगले 2 से 3 साल के लिए आप एक बार इन शेयर्स पे देख सकते हैं। कुछ और शेयर्स भी देख लेते हैं। किरण, इन बिटवीन आपने कोई बीटीएसटी देखा है क्या? आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? बीटीएसटी में जुबिलेंट फूड्स पे ध्यान देना चाहिए। काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद हमने एक ट्रायंगुलर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है आज। इसमें स्टॉप लॉस करीबन 1300 का रहेगा और टारगेट्स के लिए 1370-1380 के लेवल्स कल तक देखने मिल जाने चाहिए। और एक स्टॉक रहेगा बैंक ऑफ इंडिया, जहां पे सेल करने की सलाह होगी। बैंक इंडिया में भी काफी अच्छे ओपन इंटरेस्ट एडिशंस देखने को मिल रहे हैं और इधर से काफी अच्छी डाउनफॉल देखने को मिलेगी। मेरा मानना है कि अगले 2-3 ट्रेडिंग के सेशंस के हिसाब से 145 के टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए, शायद कल भी देखने को मिल जाने चाहिए, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींच ला सकती है। तो ये एक बीटीएसटी, एक एसटीबीटी। इस बीच हमने कब से बात की है गिरावट वाले स्टॉक्स की, जो बढ़ने वाले स्टॉक्स हैं उनको भी देख लेते हैं। सिंटेक्स प्लास्टिक्स आज ही लिस्ट हुआ और ये कुछ गेन्स इस समय दिखा रहा है अगर नेट परसेंटेज के लिहाज से देखा जाए तो, लेकिन वैसे एडजस्टेड अगर आप देखें प्राइसेस का तो ये 5% नीचे है, बिकॉज ये 130 के आसपास हुआ था। ये और एक काउंटर है वन लाइफ कैपिटल, ये करीब 11% ऊपर है इस समय। पीसी ज्वेलर्स एक काउंटर है जो कि 7.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। इगाराशी मोटर्स है जो कि 6.25% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। और कुछ काउंटर्स में रुचिरा पेपर्स है जो कि 5% ऊपर है और साथ ही स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स, ये काउंटर करीब 5.25% ऊपर है। जुबिलेंट फूड्स, एमआरपीएल, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। इसमें कोई काउंटर ऐसा है जिस पर आप ट्रेड लेना चाहेंगे चंदन? जी हाँ, देखिए जुबिलेंट फूड काफ़ी एक अच्छा प्राइस पैटर्न बनाया है। पिछले 5-6 दिनों से यहाँ पे हाई राइज हाई लोज बन रहे थे, उसका ब्रेकआउट दिया। ऊपर इंटरेस्ट वाइज लगभग 10 से 12% के ऊपर इंटरेस्ट एडिशन हुआ है, तो इस काउंटर में एक नया ब्रेकआउट हुआ है और मेरे हिसाब से 1335 के ऊपर होल्ड करते यहाँ पे 1360-65 तक के लेवल्स इस काउंटर में बन सकते हैं। आज 3 मेटल वाले, वैसे आपके इंडेक्स के हिसाब से आज मेटल ही सिर्फ चल रहा है, उसमें आप देखेंगे वेदांता, हिंडाल्को और हिंदुस्तान कॉपर ये सबसे अच्छा मूव दे रहे हैं। टाटा स्टील नंबर्स का रिएक्शन दे रहा है, ये 2% ऊपर है। गैस वाले तीनों शेयर आईजीएल, गुजरात गैस, महानगर गैस और गेल, ये सभी ऊपर है। ये दिन के उच्चतम स्तरों पर ही चल रहे हैं चारों, आईजीएल, महानगर गैस, गेल और एक गुजरात गैस, चारों ऊपर है। ये इसमें कुछ आप शेयर ढूंढेंगे क्या सिद्धार्थ? कुछ डिलीवरी, कुछ कैश अगर हमारे पास पड़ा है तो हम ले सकते हैं गैस वाली जो कंपनी है?
देखिए, इसमें महानगर गैस पे गिरावट पे ऐड ज़रूर किया जा सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से इनके प्लान्स है मुंबई और उसके सराउंडिंग रीजन में, हम मानते हैं कि महानगर गैस में एक अच्छा रुझान बन सकता है आने वाले समय में, क्योंकि जिस हिसाब से एक डिस्ट्रीब्यूशन के प्लान्स हैं इनके, ये एक अच्छा सा अर्निंग दे सकती है कंपनी। तो अगर ये चारों कंपनियों की, गैस कंपनियों की बात करें, तो महानगर गैस होगा जो गिरावट पे बाइंग की जा सकती है। इस बीच ओवरऑल एक बार ब्रेथ देख लेते हैं मार्केट की, बिकॉज आज पूरे दिन ही मार्केट जो है एक बार सेंटिमेंट जो खराब हुआ, स्लाइड हुआ, उसके बाद कमजोरी का ही रुझान देखने को मिला। अब आप देखिए एडवांस डिक्लाइन किस हद तक लाल हो चुका है। ऑलमोस्ट 1300 से ज़्यादा काउंटर्स इस समय बढ़त के साथ, नुकसान के साथ हैं, और जो बढ़त वाले काउंटर्स हैं उनकी संख्या 300 से भी कम, 280 के आसपास काउंटर्स हैं। सिमिलरली BSE पर भी आप देखिए ऑलमोस्ट 2000 काउंटर्स नुकसान में हैं। बढ़त वाले काउंटर्स की संख्या करीब 550 के आसपास, और निफ्टी में भी आप देखें तो कमजोरी का ही रुझान। BTST कॉल्स अगर कोई है तो एक बार देख लेते हैं। साक्षी हैं हमारे साथ। साक्षी, बताइए। शुक्रिया मिहिर। शुरुआत करेंगे एपिक रिसर्च की तरफ से, जो 2 कॉल्स आई हैं। इरिगेशन स्पेस इनको अच्छा लग रहा है और दोनों पिक्स इसी स्पेस से हैं। शक्ति पंप्स इन्होंने चुना है। यहाँ पर BTST हम कर सकते हैं 530 के टारगेट्स के लिए। 487 का स्टॉप लॉस हमें लगाना होगा। इसके अलावा जैन इरिगेशन भी इनको पसंद है। 109 के ऊपर में ये टारगेट्स देखते हैं। स्टॉप लॉस लगाने के लिए 101 का लेवल इन्होंने दिया है। निर्मल बैंक की तरफ से भी 2 पिक्स आई हैं और ये BTST स्पेस से ही है। इंडियन होटल्स पर इनकी बुलिश पिक है। 136 के टारगेट्स ऊपर में ये देखते हैं। 126 पर हमें सपोर्ट रखना है। साथ ही NCC भी इनको कंस्ट्रक्शन स्पेस से पसंद है। आज नतीजे भी आए हैं, उसके बाद एक अप मूव था। 94 तक ये जा सकता है, टारगेट बताया है ये। 87 पर हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। आशीष क्याल से भी हमने बातचीत की। इन्होंने आज के सेशन के लिए 2 STBT पिक्स चुनी है। बैंकिंग स्पेस से यूनियन बैंक को हम शॉर्ट कर सकते हैं। 133 तक ये फिसलता सकता है और 147 पर ऊपर में हमें सपोर्ट रखना है। साथ ही DLF भी इनको वीक लग रहा है। 165 तक ही नीचे जा सकता है। 189 पर ऊपर में हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, इन सब शेयर्स पर आपको ध्यान रखना है। कुछ STBT और कुछ BTST कॉल्स हैं। DLF तो 165 तक के टारगेट आ गए हैं। 190 का आपको थोड़ा स्टॉप लॉस भी रखना है यहाँ पे, अगर आप इसको शॉर्ट कर रहे हैं तो। एक और चीज़ है मार्केट के अंदर जो आपको थोड़ा सा जिस पे ध्यान दे के चलना होगा, वो है कि रियल एस्टेट में कुछ और गिरावट ज़्यादा तो नहीं बढ़ जाती है। ये आपकी लिस्ट में नीलेश, आपने वो शेयर्स तो देख लिए जिन्होंने इस समय अंडर परफॉर्मेंस दिखाया। फार्मा है, IT है, आपने रियल एस्टेट को नहीं बात की। ये चल चुके हैं क्या, आपको महंगे लग रहे हैं? नहीं, हमने जब से फंड चालू हुआ है कभी भी रियल एस्टेट कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं किया है। एक तो हिस्टोरिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत बड़ा इशू होता था इस सेक्टर में, और काफी सारे मैनेजमेंट जो थे उनका बैलेंस शीट काफी वीक था। तो क्योंकि हमारा स्ट्रैटेजी ऐसी कंपनीज को अवॉइड करना है, तो हमने कभी टच नहीं किया। 1-2 जो क्वालिटी नेम्स है वो कभी सस्ते नहीं थे, कभी हमारे बाई लिमिट में आए नहीं। बट बाय एंड लार्ज ज्यादा से ज्यादा कंपनीज जो होते हैं इस स्पेस में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस काफी क्वेश्चनेबल है इस स्पेस में। बिल्कुल, वो इस समय रिफ्लेक्ट कर भी रहा है अगर आप देखें इनके प्राइसेस में। लेकिन आज बस दिक्कत ये है कि आप एशियन ट्रेड को देखें या फिर यूरोपियन ट्रेड को देखें, इंडियन मार्केट जो है वो आज सबसे कमज़ोर परफॉर्मेंस पुटअप कर रहा है इस समय। आप देखिए यूरोप साइडवेज है, थोड़ा सा फ्लैट है, लेकिन एशिया के जो बाकी इंडाइसेस हैं उसमें जिस तरह का ट्रेड हुआ, इंडियन मार्केट्स में आज काफ़ी कमज़ोर, इनफैक्ट वीकेस्ट ट्रेड देखने को मिला है। और देखते हैं अब कल क्या ये ओवरहैंग जो है वो हटता है कुछ हद तक, लेकिन डेफिनेटली वीकनेस तो रही आज मार्केट में। किरण, कल के लिए कोई स्ट्रैटेजी आपकी? बाजार बंद ही होने वाला है, कोई ट्रेड करना चाहेंगे आप या फिर शॉर्ट करेंगे? अगर इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो मैं शॉर्ट करके ही चलना चाहूंगा। 10,035 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ निचले स्तर देखने के लिए। कल या परसों तक 9900 लेवल टेस्ट करता नजर आ जाना चाहिए। चंदन, कोई कॉल पुट है क्या? मेरे को फ्यूचर शॉर्ट करने में थोड़ा सा डर लग रहा है अभी, मैं कोई कॉल पुट लेके जाना चाहता हूँ, कुछ है क्या? जी, मेरे हिसाब से यहाँ पे 10,000 की पुट बाय करके और ट्रेड किया जा सकता है। देखिए पिछले 4 दिनों से 10,080 के लेवल को पार नहीं कर पाया, थोड़ा सा प्रेशर आया है, बट यहाँ पे 9950 9928 के मेजर सपोर्ट है, वो लेवल तोड़ने के बाद ही वीकनेस आएगी। बट यदि किसी को यहाँ पे हेजिंग करनी है और काउंटर ट्रेड नेगेटिव साइड के लिए खेलना है तो जरूर 10,000 की पुट खरीद सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लगेगा, जैसे हम काउंटर ऑलरेडी बात कर चुके हैं, IGL, जुबिलेंट फूड, सिप्ला वहाँ पे पॉजिटिव है। बाकी सारे ऑलमोस्ट PSU बैंक्स या मिड के काउंटर वहाँ पे लगातार सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। ये मार्केट में बार बार गिरावट की बात हम सुनते थे, जानते थे। सिद्धार्थ, यह गिरावट थोड़ी बहुत तो आई है, आप जिस गिरावट का वेट कर रहे थे, क्या आप कुछ बाय करेंगे या फिर और गिरावट चाहते हैं तब आप कुछ बाय करेंगे?
देखिए डिम्पी, बॉटम फिश करना या एकदम बॉटम को पकड़ना बहुत मुश्किल है। जो स्टॉक हम अभी रेकमेंड करना चाहेंगे वो है ग्रेफाइट इंडिया। नतीजे बहुत बेहतरीन आए हैं, EBITDA 200% से ज़्यादा है, मार्जिन 10% आया है 4% के मुकाबले। आने वाले समय में हम मानते हैं कि 100% का अर्निंग ग्रोथ भी आ सकता है इसमें FY18 और FY19 में। ग्रेफाइट इंडिया जो मेटल स्पेस से जुड़ी हुई कंपनी है, 296 से बाइंग कर सकते हैं। साथ ही साथ दूसरी कंपनी जिसके नतीजे आए हैं रैमको सीमेंट। अगर देखा जाए तमिलनाडु में थोड़ा स्लो डाउन देखने मिला है, पर ओवरऑल पर्सपेक्टिव से जिस हिसाब से इनका ब्रांड इक्विटी है, EBITDA पर टन 1500 तक पहुंच सकता है और ट्रैक्शन मिल सकता है दिसंबर के क्वार्टर में। सो रैमको सीमेंट को भी बाइंग करके चल सकते हैं 817 स्टैगर्ड मैनर में। ये दोनों ही स्टॉक आप बाइंग करके चल सकते हैं। मीरा, आज आपने पूरी खबर देखी है, 331 कंपनी वाली, कर्ज वाली कंपनीज का बिहेवियर भी देख लिया। आपका कन्विक्शन कहता है कि बाजार में पोजीशंस को लेके जाना चाहिए, थोड़ा रुक जाना चाहिए, हो सकता है एक्सटेंडेड हो ये? नहीं, देखिए डिफेंसिव प्ले तो मेरे ख्याल से लेकर जा सकते हैं मार्केट में, बिकॉज अल्टीमेटली ऐसे ही मौके होते हैं जब मार्केट डिफरेंशिएट करेगा बिटवीन मेन एंड बॉयज। आज हुआ ये है कि मार्केट ऑलरेडी उन लेवल्स पे था जहां पे इसे एक बहाना चाहिए था थोड़ा हल्का होने का, वो बहाना आज सेबी की तरफ से आ गया है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जो चैलेंज रहेगा वो ये जो सो कॉल्ड टर्न अराउंड थियरी जिसके ऊपर इतनी बात हो रही थी मार्केट में, कि हाई डेट कंपनीज को भी आप ये मान के चल रहे हैं कि चलिए टर्न अराउंड हो जाएगा, तो उन कंपनीज पर डेफिनेटली दिक्कत रहेगी। और प्रॉब्लम ये है कि वहां पर ट्रेडिंग पोजीशंस थी ज्यादा, बिकॉज वो पंट हर कोई कर रहा था वहां पर। लेकिन इस समय कुछ एक स्टॉक्स हैं, उन्हें देख लेते हैं। रेलिगेयर, इस पर भी प्रेशर अच्छा खासा देखने को मिला है। मेरे HDIL 20% नीचे आ गया। HDIL 20% नीचे है। रेलिगेयर को देखिए, ये काफ़ी निचले लेवल पर है। HDIL तो 20% नीचे है ही इस समय। और रेलिगेयर के काउंटर पर आप देखिए करीब 3.5% की गिरावट है। इनका एक्सपोजर भी है, जो कंपनीज बैन हुई हैं उसमें से कुछ एक स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर इनका एक्सपोजर था। खैर वो कई इंस्टीट्यूशंस का है। लेकिन एक बार देख लेते हैं निफ्टी बैंक को, क्योंकि ये कल भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था मार्केट के लिए यहाँ पर, और आज भी 1% से ज़्यादा का ड्रॉप है यहाँ पर। सारा जो PSU स्पेस है वो तो प्रेशर में है ही, प्राइवेट से कोई रिलीफ नहीं है। एंड देन देयर आर स्टॉक्स लाइक IDFC या फिर ICICI जो कि आज 1.5-2% तक गिरे हैं। SBI करीब 2% नीचे 305 के आसपास। इसका फ्यूचर भी कमजोर है मिहिर। आप बैंक निफ्टी आप देखेंगे ना, एक बार आप बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स भी दिखा सकते हैं। ये 14% ओपन इंटरेस्ट के साथ है। टिपिकली ऐसा होता नहीं है, लेकिन कमजोर मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी अगर 14% ओपन इंटरेस्ट के साथ 300 पॉइंट तोड़ दे तो एक चिंता की घड़ी भी है। ये बाजार को अब तक संभाला था मिहिर, लेकिन इसने बाजार को आज थोड़ा सा कमजोर भी किया है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा प्रेशर वापस बना रहा है। फ्यूचर से तो लग रहा है कि बैंकिंग सपोर्ट आपको नहीं मिलने वाला जल्दी जल्दी। बिल्कुल। चंदन, बैंकिंग पर क्या करेंगे आप, खासकर PSU बैंक एंड निफ्टी बैंक? जी हाँ, देखिए बैंक निफ्टी पिछले 3-4 दिनों से बाजार को अंडर परफॉर्म कर रही है। RBI पॉलिसी के बाद ये 25,200 का लेवल नहीं निकाल पाया और धीरे धीरे रेजिस्टेंस है 25,000 पे शिफ्ट हो गए। 24,500 एक इमीडिएट सपोर्ट है और मेरे हिसाब से वो तोड़ता है तो फिर नए डाउन साइड बनते हुए नजर आएंगे। 24,800 25,000 की कॉल में राइटिंग हो रही है, 24,800 की पुट में अनवाइंडिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं अब रेजिस्टेंस है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। 24,50-500 इमीडिएट लेवल रहेगा और उसके नीचे जाता है तो 250 पॉइंट की और भी बिक वाले बैंक निफ्टी में बन सकती है। मार्केट के अंदर 1-2 शेयर तो ऐसे हैं जिस लेवल की शायद चर्चा भी नहीं होती होगी। डॉक्टर रेड्डीज को आप दिखा सकते हैं, 2000 का हो गया है शेयर, अब 2000 की कैटेगरी में आ गया है। ये 3200 से टूटता 2000 रुपए का शेयर है और आज भी आप देखिए ऑलमोस्ट इंट्राडे लो पे आके कामकाज कर रहा है। कोल इंडिया चला ही नहीं था बिल्कुल शेयर, आज फिर से टूट रहा है। 250 के जब तक नीचे रहेगा तब तक दिक्कत में है। ये 2-2.5% और गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। ये कुछ एक ऐसे शेयर हैं जो कि बाजार को थोड़ा कमजोर कर रहे हैं। HFCL के अंदर भी आज नुकसान आज पहुंच गया है और ये शेयर भी निचले स्तरों पर है। BPCL, IOC ये सब भी आज प्रॉफिट बुकिंग के पूरी तरह से मोड में आके कामकाज कर रहे हैं। आज के हीरो जीरो भी देख लेते हैं क्योंकि बाजार बंद होने में है। और आज के हीरो जीरो के अगर आप शेयर देखें, जुबिलेंट फूडवर्क चला, एक हमको BTST कॉल भी मिल रही है। किरण ने कहा कि इसको एक बार लेके जा सकते हैं, तो प्रॉफिट जिनके पास है ठीक है, बुक करना चाहे करें, लेके जाना चाहे लेके जा सकते हैं। PC ज्वेलर्स चल रहा है आज 7% ऊपर है। जमुना ऑटो के अंदर काफी स्ट्रांग मूव आया 6% ऊपर। एडलवाइज भी चला है। आज हम 331 वाली जो कंपनीज पढ़ रहे थे ना, उसमें हमको सुमित बता रहे थे कि ज़्यादातर ब्रोकरेज कंपनीज भी इसके अंदर शामिल है। हालांकि एडलवाइज आज अच्छी बढ़त दिखा रहा है। गार्शी मोटर के अंदर 12 बजे के आसपास एकदम से स्विंग आया, वो अभी तक मेंटेन है। और सेलेन एक्सप्लोरेशन, रिलैक्सो ये करीब 2 से 2.5% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन आज जब हम टोटल कंपनीज को पढ़ रहे थे तो करीब 2000 कंपनीज के मुकाबले सिर्फ 500 कंपनीज खड़ी हैं, यानी कि 1/4 हिस्सा ही तेज है, तीसरा हिस्सा लाल निशान में है। नतीजों का असर देखिए,
कावेरी सीड पे करीब 5.5% का नुकसान है। रुचिरा पेपर फ्यूचर रिटेल नंबर्स के बेसिस पर थोड़े आज अच्छा प्ले करता हो गया है। टीम लिस्ट के नंबर अच्छे आए थे, प्रॉफिट बढ़ा, मार्जिन बढ़ा, आय बढ़ी, तीनों ने करीब 1.5% शेयर को ऊपर कर दिया। आज शुगर की कंपनीज पिट गई हैं, धामपुर शुगर, बलरामपुर, कोई भी आप शुगर कंपनीज देखेंगे आपको पिटी हुई देखेंगे। एनसीसी के अंदर भी आज नुकसान देखने को मिला। बैंकिंग की मुश्किल पहले से ही थी और आज तो 331 कंपनीज थोड़ी और मुश्किल बढ़ा दी है। कर्ज वाली कंपनीज ने भी मुश्किल बढ़ा दी है। पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, डीसीबी, एसबीआई जैसे स्ट्रक्चर्स भी आज धराशायी हो गए और ये दिन के निचले स्तरों पर ही समय ट्रेड कर रहे हैं। तो खैर ये सभी के सभी स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो कि मार्केट के अंदर अभी वीकनेस बनाए हुए हैं। बैंकिंग के अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा चीनी शेयर्स, क्योंकि मार्केट का फ्लेवर था, ये भी टूटा 10%। आज द्वारकेश टूट गया नंबर्स के बाद, त्रिवेणी 8% टूटा और राष्ट्रीय शुगर के अंदर भी 9% का नुकसान हमको आते हुए दिखा। तो शुगर स्टॉक्स आज पूरी तरह से मुश्किल में नहीं आते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और चलिए इसी के बीच एक कमजोर सेंटिमेंट के साथ क्लोजिंग होने की तैयारी में। निफ्टी 79 पॉइंट्स नीचे 9977 पर, लेकिन 9947 का लो इसने हिट किया था। लेकिन दिन भर ये बाद में बहुत ज़्यादा कन्विक्शन के साथ 100 अंकों की गिरावट, बाजार बंद होते होते करीब 1.25% नीचे निफ्टी बैंक और साथ ही सेंसेक्स ये भी ऑलमोस्ट 1% नीचे, 260 अंकों की गिरावट। 32,000 का लेवल आज टेस्ट हुआ है बार बार और अभी भी इनफैक्ट जो क्लोजिंग है वो हो सकता है 32,000 या फिर उससे बहुत मामूली सी बढ़त के साथ हो। तो यही आज के लिए कहानी रही है। और जो ऑब्वियसली डेट हैवी कंपनीज थी उस पर सेलिंग प्रेशर था, बैंक्स पर सेलिंग प्रेशर था, ओएमसीज में हमने अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग देखी है। तो ओवरऑल जो ओवरहैंग रहा मार्केट पर वो कुछ हद तक सेबी की खबर का रहा। ये सेक्टोरली भी अगर आप मार्केट को देखेंगे तो जो फ्रंटलाइन इंडाइसेस हैं उन सभी में दिक्कत रही। निफ्टी 10,000 के नीचे बंद हुआ है, 9978 पर प्रोविजनल क्लोजिंग आई है निफ्टी की, यानी 80 अंकों की गिरावट के साथ। और सेंसेक्स 270 पॉइंट नीचे 32,000 के लेवल पर ठीक जाकर रुका है। निफ्टी बैंक ये भी करीब 300 पॉइंट नीचे 24,600 के लेवल पर। और मिड कैप इंडेक्स में भी वही रुझान देखने को मिला, इनफैक्ट 1.25% की गिरावट मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिली है। तो मिड कैप, निफ्टी बैंक और स्मॉल कैप इंडेक्स, इन सभी को अगर आप देखें, स्मॉल कैप इंडेक्स में आज जो नुकसान था वो 1.25 से लेकर 2% तक का था। तो जो फ्रंट लाइन है उसे फिर भी थोड़ा बहुत सेफ्टी नेट मिल गया बिकॉज ऑफ हेवी वेट्स। लेकिन जैसे ही आप इसे ब्रॉडर मार्केट्स में ले जाएंगे तो रेशियो भी और ख़राब है और जो क्लोजिंग है वो भी और नेगेटिव है। अब ऑलमोस्ट 2% नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स बंद हुआ है, 1.25% नीचे मिड कैप इंडेक्स बंद हुआ है। तो ये जो रियल प्रॉब्लम है वो यहाँ पर है। देन ऑब्वियसली यू हैव समथिंग लाइक रियल एस्टेट, जहाँ पर आज हमने अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखा, या फिर बैंकिंग स्टॉक्स, उसमें भी अगर आप पीएसयू बैंकिंग का तबका देखें तो वहाँ पर और गड़बड़ थी। तो ओवरऑल आज का दिन कोई बहुत अच्छा साबित नहीं हुआ है क्लोजिंग के लिहाज से। क्या कहेंगे क्लोजिंग के आधार पर चंदन कल के लिए? जी हाँ, देखिए यहाँ पे एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। हालांकि बाजार ने 99.48-47 तक के लो बना के वहाँ से रिकवर दी थी, बट 10,000 के ऊपर अपने आप को होल्ड करने में कामयाब नहीं हुआ है। इंडिया विक्स लगभग 5.5-6 महीने का हाईएस्ट लेवल पे क्लोज हुआ है, 12.5 के ऊपर होल्ड हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये अर्ली साइन ऑफ द पोज ऑफ द पॉजिटिव मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है। अब यदि कल के ट्रेडिंग सेशन में फॉलोअप आता है और 99.50, 99.28 का लेवल नहीं होल्ड कर पाता, तब मेरे हिसाब से बाजार में प्रॉफिट बुकिंग का डिक्लाइन स्टार्ट होगा। ठीक है, मुश्किल में है, जिससे मैं मीर कह भी रहे थे ना कि स्मॉल कैप मिड कैप एक्चुअली सारे के सारे 331 शेयर और जो कर्ज वाली कंपनियां ये उसी सेगमेंट से बिलोंग करती हैं, स्मॉल कैप मिड कैप के, इसलिए वहां पे ज्यादा आपको गिरावट दिख रही है। फिलहाल चंदन शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, सिद्धार्थ आपका भी शुक्रिया, नीलेश आपका भी शुक्रिया आज समय देने के लिए, किरण आपका भी शुक्रिया आज अंतिम बाजी में जुड़े यार आपने कुछ टेक्निकल कॉल्स हमको दी, शुक्रिया इसके लिए।